नमस्कार मित्रों, सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के लिए इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप विज्ञान संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो से मैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। अब हम इसके आगे वाले सभी भागों में और इस भाग में इनकी इस वीडियो में 20 प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। इससे हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु का कार्यरत बल होता है, यानी कि वस्तु पर किया गया बल कौन सा होता है? घर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। तो आंसर आप देख चुके हैं, इसका आंसर है पेशीय बल, क्योंकि जब हम उस बाल्टी को उठाएंगे तो हमारी पेशियों के द्वारा कार्य होगा, इसलिए उसे कहेंगे पेशीय बल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख सकते हैं आप, हैजा, एड्स, मलेरिया, तपेदिक। तो इसका आंसर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और नाभिक। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डीएनए ही एक ऐसी इसकी संरचना होती है जिसके द्वारा हम वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ी को चेक कर सकते हैं कि हमारी पीढ़ी है कि नहीं है, हमारे वंशज है कि नहीं है। तो इसका आंसर होगा डीएनए। अगला क्वेश्चन है, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है? कंडरा यानी कि टेंडन, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, बोन यानी कि हड्डी और स्नायु यानी कि लिगामेंट। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक केवल और केवल हमारी हड्डियां होती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा हड्डी यानी कि बोन। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि यह हमारे पौधों के आसपास उगता है, उसे कहते हैं हम खरपतवार। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? खरपतवार होगा। जो अवांछित है जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाता है, उनके द्वारा उनके आसपास की मिट्टी के पोषक तत्वों को प्राप्त करके उनकी जो वृद्धि है उसको भी रोकता है, इसलिए इसका आंसर होगा खरपतवार। पहला पॉइंट सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करो। और यहाँ पर बताया गया है कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4.0 U है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, चारों ऑप्शन, और चारों ऑप्शन में केवल और केवल आपका आंसर होगा 24.09 × 10⁻23, क्योंकि यहाँ पर यदि आप हीलियम के 16 ग्राम परमाणु की संख्या बताओगे तो यहाँ पर आपको केवल और केवल आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन, जो बता चुका हूँ मैं। ओके। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो नाभिक के परमाणु के जो नाभिक की खोज है वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। जब उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया कि रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पन्नी प्रयोग है उसमें ये बात सामने आई कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग। ओके। अब अगला क्वेश्चन है जंग के लिए, कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? FeCl2। तो Cl2 कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर क्रिया हमारे लोहा और ऑक्सीजन या पानी के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका Fe2O3 यानी कि आपका पॉइंट नंबर 4 इसका आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो एक माचिस की डिबिया के लिए है जिसकी लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है और इसकी एक सिरा जो है वो 25.7 सेंटीमीटर पर है और दूसरा सिरा है 29.2 सेंटीमीटर पर। तो माचिस की जो डिबिया की जो लंबाई है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है A इंटू बी इंटू सी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो माचिस है वो कैसी होगी, वो आयताकार होगी। अगला है खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, आसानी से बेकट हो जाते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। ये 4 ऑप्शन हो चुके हैं। तो खोखली जो ईंटें होती हैं वो केवल और केवल इसलिए की जाती हैं इससे उनके बीच हवा फंस जाए और वो थर्मोस्टेट का काम करें दीवारों में। तो दीवारें थर्मोस्टेट बन जाती हैं, यानी कि वो ऊष्मा को, कमरे की ऊष्मा को ना तो बाहर जाने देती हैं ना बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देती हैं। तो आपका पॉइंट नंबर 2 इसका आंसर होगा कि हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो अगर हम निर्मित प्रतिबिंब की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में एक विशेषता होती है कि उसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है दर्पण के अंदर ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी में से यह संबंध रखता है? ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो फंगी होगा, यानी कि कवक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो कि कैसा है, हवाबंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो क्या होगा? तो जब हम वैक्यूम पोजीशन उसमें पैदा कर देंगे तो वैक्यूम पोजीशन पैदा करने पर क्या होगा, हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। तो इसका आंसर पहला पॉइंट होगा। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में डाई, कृत्रिम शर्करा, उर्वरक और अम्ल तत्वनाश। तो फ्रेंड्स ये एंटी एसिड के लिए होता है। एंटी एसिड क्योंकि यहाँ पर अम्ल तत्वनाश ही इसका आंसर होगा। ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसमें होता है, अम्ल तत्वनाशक में, है ना। तो एंटीसिड इसे अंग्रेजी में कहेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आंसर होगा भूकंप रोधी इमारतें। भूकंप रोधी इमारतें इसलिए होगा क्योंकि ऐसी इमारतें हैं जो भूकंप को सहन कर सकें, भूकंप रोधी इमारतें कहलाती हैं, टूटती नहीं है भूकंप आने पर। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फ्रेंड्स बता दें आपको कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक, एक भौतिक परिवर्तन। तो ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं इन चारों ऑप्शन में आपके पास 3 भौतिक परिवर्तन है और 1 रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें जो मीथेन का जलना आपका भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए आपका आंसर होगा मीथेन का जलना। ओके, बाकी के इसके अलावा कपूर का ऊर्ध्वपातन, कॉफ़ी में चीनी घोलना, नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का बाष्पीकरण, ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? तो यहाँ टेस्टर की बात हो रही है। तो टेस्टर के लिए देखो, एक तो अच्छा वाला होता है, कौन सा, एक टेस्टर इसमें LED का लगी होती है। तो आजकल जो आ रहा है वो LED वाला आ रहा है।
लेकिन इन्होंने क्या कहा, बहुत कम संवेदनशील। तो बहुत कम संवेदनशील तो आपका कौन सा होगा, एक टेस्ट है जिसमें कम वाट के बल्ब का उपयोग किया जाता है। और इसके पहले ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है क्या कि एक टेस्ट है जिसमें एक उच्च वाट तापमान तंतु यानी कि हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका आंसर होगा। ओके, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है। Ag के लिए दिया है, Ag माने चांदी के लिए दिया है 108 U, कार्बन के लिए दिया है 12 U, ऑक्सीजन के लिए दिया है 16 U, नाइट्रोजन के लिए दिया है यानी कि 14 U। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। कार्बन के लिए दिया है, नाइट्रोजन के लिए दिया है, रजत माना चांदी के लिए दिया है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया है। तो आप समझ सकते हैं चारों ऑप्शन में जो हमारी चांदी है यानी कि रजत है, यह इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इसकी हैवी है चांदी की, इसलिए। तो आपका आंसर क्या है, रजत के 10⁻³ परमाणु इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तापमान जब ली गई पूरी बर्फ पिघल जाती है और पानी शेष रह जाता है। तापमान जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारे का स्तर स्थिर रहता है। चौथा ऑप्शन है जब तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका थर्ड ऑप्शन। क्या कि जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारे का स्तर, वो पारद लिखा है, पारद माने पारे का स्तर स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसी समय हमको उसको वहाँ से देखना है, नोट डाउन करना है उसे। तो आंसर आपके सामने क्लियर है। आज का जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भोजन तैयार करने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया में पौधे के द्वारा मुख्य रूप से 3 तत्वों का उपयोग होता है विशेष रूप से। एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी और तीसरा सूर्य का प्रकाश। हम साथ में इसके खनिज भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बेस्ट आंसर होगा। देखिए आप, यही है आपका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने आज विज्ञान संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। इसी तरह से हम अगले पार्ट और अगले वीडियो में अगले नए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आपको नमस्कार, और आज आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।